नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिहार का हिस्ट्री, जिसमें अशोक का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब से उसने मगध का साम्राज्य संभाला और उसका साम्राज्य का अंत, कलिंग का युद्ध, उसके बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और कैसे उसके साम्राज्य का पतन हुआ। आज पूरा का पूरा अशोक खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अशोक का जो कार्यकाल रहा वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र जो था अशोक प्रियदर्शी था, ठीक है, जिसे 273 ईसा पूर्व के समय मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया गया, ठीक है। फिर राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्षों का समय लगा। फलतः राजारोहण के 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हो गया। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। राज्यारोहण जो हुआ था 273 में हुआ था, लेकिन राज्याभिषेक जो हुआ वो 269 में हुआ, ठीक है। उसके अभिलेखों में अभिषेक के काल 269 ईसा पूर्व से ही राज्य गणना किया गया है, ठीक है। मतलब कि जो राज्यारोहण हुआ था पिता की मृत्यु के बाद अचानक से, तो उसको नहीं माना जाता है। इसमें मेनली राज्याभिषेक माना जाता है, वो 269 ईसा पूर्व में माना जाता है, ठीक है। मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। ये नाम याद रखिएगा, मास्की तथा गुर्जरा के लेख। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा जाता है। दिव्यावदान और सिन्हली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा था, ठीक है, मतलब कि राज्यपाल। बिंदुसार के बीमार पड़ने पर वह राजधानी पाटलिपुत्र आया था। सिन्हली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। ये इनके अनुसार है, ठीक है। लेकिन उत्तराधिकार के इस युद्ध का समर्थन स्वतंत्र प्रमाणों से नहीं होता है। अशोक के 5वें अभिलेख में जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है। अभिलेखीय साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक के शासनकाल के विभिन्न भागों में उसके भाई निवास करते थे, जबकि उसके कुछ भाई विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल भी थे। तो दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। दक्षिण परंपराओं में उसे धर्मा कहा गया है, जो प्रधान रानी, उसकी मां को धर्मा कहा गया है, ठीक है, दक्षिणी राज्य के परंपराओं में। यह है पूरा का पूरा मैप। अशोक का जो साम्राज्य था उसका विस्तार दिया हुआ है। कुछ लेखक उसे सेल्यूकस की पुत्री से उत्पन्न मानते थे, अशोक को। फिर सिन्हली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा, जहां उसने एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया, में रुक गया, ठीक है। विदिशा में रुककर वहां पे एक श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह कर लिया। फिर महाबोधि वंश में उनका नाम जो था बेदिशम देवी था। वही विदिशा में जो विवाह किया था वहीं से इसका नाम पड़ा बेदिशम महादेवी, ठीक है। और उसे शाक्य जाति का बताया गया। उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा का जन्म हुआ था। वही इनकी पहली पत्नी थी। तो पहली पत्नी कौन थी? देवी, ठीक है, जिसे महाबोधि वंश में बेदिशम महादेवी कहा जाता है। अब दिव्यावदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिष्यर्चिता का उल्लेख मिलता है, परंतु अशोक के लेख में केवल उनकी पत्नी करुबाकी का नाम ही रहता है, जो तीवर की माता थी, ठीक है। अशोक के अभिलेख में मात्र करुबाकी का ही नाम था, जो उसके बच्चे तीव्र की माता थी। फिर दिव्यावदान में अशोक के 2 भाइयों मुशीम तथा विगताशोक का उल्लेख मिलता है। बौद्ध परंपराओं एवं कथाओं के अनुसार बिंदुसार अशोक को नहीं बल्कि उसके बड़े भाई सुसीम को गद्दी पर बैठाना चाहता था। ये बौद्ध परंपराओं के अनुसार है, ठीक है। बौद्ध परंपराओं और उसे कथाओं के अनुसार बिंदुसार जो था वो अशोक को नहीं बल्कि उसके बड़े भाई सुसीम को गद्दी पर बैठाना चाहता था। किंतु बिंदुसार के निधन के पश्चात अमात्यों की सहायता से अशोक ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया और उत्तराधिकार के युद्ध में अन्य सभी राजकुमारों की हत्या कर दी। उत्तरी बौद्ध परंपराओं में यह युद्ध सिर्फ अशोक तथा उसके बड़े भाई
यहाँ पे साक्ष्यों में डिफरेंस है, ठीक है। बौद्ध परंपराओं कथाओं में लिखा गया है कि उनके बड़े भाई को बनाना चाह रहे थे उनके पिताजी सुशीम को, लेकिन यहाँ उत्तरी बौद्ध परंपराओं में यह लिखा हुआ है कि युद्ध सिर्फ बड़े भाई और अशोक में हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि 99 भाइयों को मार के गद्दी में बैठा है। कलिंग युद्ध, महापद्मनंद ने कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने लगभग समस्त भारत व सुदूर इलाके तक राज्य विस्तार किया था, के समय निश्चित ही कलिंग भी मगध साम्राज्य का अंग रहा होगा। संभवतः बिंदुसार के काल में कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर दी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त के समय कलिंग मगध का ही साम्राज्य था, लेकिन बिंदुसार के समय कलिंग जो था वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। इस चुनौती को अशोक ने अपनी विजय के रूप में बदलते हुए कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग भी उस समय व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य था। अशोक ने अभिषेक के 8वें वर्ष में, मतलब 269 में राज्याभिषेक हुआ था, तो उसके 8वें वर्ष से 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध शुरू किया गया। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए और 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई तथा इससे भी कई गुना अधिक मारे गए होंगे, ठीक है। यह कलिंग का युद्ध 261-262 के समय में हुआ था। यह परिदृश्य था उस समय का कलिंग के युद्ध का। इस युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा जो है वो बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। यह कलिंग युद्ध का तत्कालीन लाभ था कि उसकी सीमा में विस्तार हो गया, अशोक की सीमा में, और वो बंगाल की खाड़ी तक चली गई उसके साम्राज्य। अब देख लेते हैं, मगध एवं समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद मौर्यों की विजयों तथा राज्य विस्तार का एक दौर समाप्त हुआ। कलिंग युद्ध के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ और यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का, यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युद्ध आरंभ हो गया। मतलब कि अशोक को सिंपली अगर डिफरेंस करना है, 269 में उसका राज्याभिषेक हुआ, तो 261 तक वो पूर्णतः राजा के कर्तव्य को निभाता रहा, लेकिन 261 के बाद कलिंग युद्ध के बाद जो डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ बौद्ध धर्म में धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, ठीक है। आध्यात्मिक व्यक्ति बन गया। इस प्रकार कलिंग युद्ध ने अशोक का जो है हृदय परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया एवं करुणा से उद्वेलित हो गया। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया गया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो साधन अपनाए गए वे थे धर्म यात्राओं का प्रारंभ, विभिन्न देशों में, राज्यों में जाकर बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित करना, प्रचार करना, ठीक है। राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, धर्म महामा की नियुक्ति करना, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था करना, लोकोपकारिता का मतलब कि लोगों के कल्याण का कार्य करना, फिर धर्म लिपियों को खुदवाना, जो भी धार्मिक वचन बोले गए हैं धार्मिक ग्रंथों में, उसको राज्य के विभिन्न दीवारों, जो महत्वपूर्ण दीवार थे वहां पे खुदवाना, जिससे कि वो आने वाले भविष्य के लिए भी आदर्श वाक्य बना रहे। फिर विदेशों में धर्म प्रचार को भेजना, जैसे इसमें भेजा गया था पुत्र महेंद्र, इसमें धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को, ठीक है, श्रीलंका। तो यह ध्यान रखिएगा कि विदेशों में भी धर्म प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने बच्चों को भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म यात्राओं की शुरुआत की। अपने अभिषेक के 10वें वर्ष, मतलब कि 269 से 10वां वर्ष 259 में यह बोध गया की यात्रा पर गया, जो उनकी पहली यात्रा थी। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी ग्राम गए और वहां का कर घटाकर 1/8 कर दिया। जो लुम्बिनी क्षेत्र था वहां जाकर वहां के लोगों के लिए अपना कर जो घटाया, राजस्व कर, उसे 1/8 कर दिया। राजस्व जो था उसे 1/8 कर दिया। उसने नेपाल की तराई में स्थित निगलिया में कनक मुनि के स्तूप का मरम्मत कराया, ठीक है, याद रखिए, कनक मुनि। फिर अशोक के इन कार्यों का जनता पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और ये बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए।
अपने विशाल साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उनके व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक, युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच धर्म प्रचार करने के लिए और उपदेश देने का आदेश दिया। इसमें ये नाम याद रखिएगा, व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त, ये पदाधिकारी थे। फिर धर्म प्रचार हेतु अशोक ने क्या क्या कार्य किया? तो धर्म प्रचार हेतु अशोक ने साम्राज्य में धर्म श्रवण व धर्मोपदेश की व्यवस्था की, मतलब कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उससे संबंधित विचारों को बोलते थे कोई, और उसे सुनने के लिए जनता को इकट्ठा किया जाता था या फिर धर्म उपदेश दिया जाता था। तो राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने पदाधिकारियों का एक नया वर्ग तैयार किया, जिससे धर्म महामात्र या धम्म महामात्र कहा गया। इनका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता पर बल देना था। ठीक है, इनका मुख्य जो कार्य था वो द्वेष भावना, जो भी समस्याएं हैं उसके उस विचार को समाप्त कर धर्म की एकता की बात की जाती थी। फिर धर्म को लोकप्रिय बनाने हेतु अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु अनेक कार्य किए। उसने सबसे पहले पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया तथा मानव एवं पशुओं की, यहाँ याद रखिएगा, मानव के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था किया और पशुओं के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था किया, अलग अलग। ठीक है, फिर मार्गों में वृक्ष लगवाए 7वें स्तंभ लेख के अनुसार। उसके बाद आम्र पटियां लगाए, आधे आधे कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए गए तथा विश्राम गृह बनाए गए। मतलब जनता के कल्याण के लिए जितना भी कार्य था वो उनके द्वारा किया गया। इन कार्यों को महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग प्राप्ति का साधन मानते हुए ऐसे कार्य करने के उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय, ठीक है, ये याद रखिएगा, संयुक्त निकाय में कहा गया है कि अगर लोगों का कल्याण करेंगे और लोगों के कल्याण से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में कहा गया है। तो संभवतः इसी से प्रभावित होकर अशोक ने विभिन्न स्थानों व शिलाओं तथा स्तंभों पर निर्देश, उपदेश व सिद्धांत को उत्कीर्णन करवाया। इसी के कारण वो विभिन्न स्थानों पे इन विचारों को खुदवाया, जिससे कि आने वाले भविष्य में भी इन विचारों को लोग सीख सके। ये लेख अशोक के विशाल साम्राज्य के कोने कोने में फैले थे। अशोक के 6ठे स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने धर्म लेख अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद लिखवाना शुरू किया। ठीक है, 12 वर्ष बाद, याद रखिएगा। इन धर्म लेखों का उद्देश्य यह था कि पाषाणों पर खुदे होने से वे लेख चिर अस्थायी होंगे, मैं बोला ना कि भविष्य में भी उपस्थित होंगे, तथा उसके परिवर्तित पुत्र पौत्र अपने भौतिक एवं नैतिक लाभ हेतु उनका अनुसरण करेंगे। इन लेखों की भाषा संस्कृत नहीं थी, स्थानीय भाषा जो थी वो पाली थी, ये स्थानीय भाषा थी। दोनों बौद्ध और जैन दोनों का विकास इसी कारण हुआ क्योंकि उन्होंने अपने धार्मिक प्रचार का जो भाषा था वो बहुत सरल स्थानीय भाषा रखा था। ठीक है, अभी बौद्ध जैन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी क्लियर करवाऊंगा। इस काल में आम लोगों की भाषा थी, इससे धर्म भी काफी लोकप्रिय हो गया। अब 13वां जो शिलालेख था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था अशोक का। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों व प्रचारकों को विदेश में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया, दूसरे तथा 13वें शिलालेख में जहां उसने दूत भेजे थे। इसमें दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यबिन, पांड्य, अभी हम लोग फिगर देखे तो उसमें देखिएगा दक्षिणी सीमा पर पांड्य की शासन चल रही थी। फिर सत्यपुक्त, केरलपुक्त, ताम्रपणि मतलब श्रीलंका के नाम वर्णित है। 13वें अभिलेख में 5 यवन राजाओं का भी वर्णन किया गया है। अंतियोक जो सीरिया के नरेश थे, फिर तुर्मय जो मिस्र के नरेश थे, फिर अंतिकिणी मतलब मेसिडोनिया के जो नरेश थे, फिर मण वो भी सीरिया के ही दूसरे क्षेत्रों में शासन करते थे। ये अलिक सुंदर, एपिरस के नाम लिखते हैं जिसके राज्यों में उनके धर्म प्रचारक गए थे। ये देखिए 13वां शिलालेख है, ठीक है, और ये पाली लिपि में लिखा गया, ये लिपि पाली है। ठीक है, अब देख लेते हैं पश्चिमी एशिया के भी लोग जो थे जब से धर्म प्रचार होने लगा वो अशोक से प्रभावित हो गए। तो
एंटियोकस जो पश्चिमी एशिया सीरिया का राजा एंटियोकस थियस जो ईसा पूर्व 261 से 246 तक थे उस समय वहां का राजा, तथा तुर्मय मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस जो 285 से 247 ईसा पूर्व था। फिर अंतिकीन को मैसिडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस जो 277 से 239 ईसा पूर्व में माना जाता है। मग से तात्पर्य याद रखिएगा, मग जो है वो उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है में सीरियन का नरेश मगश जो 282 से 258 ईसा पूर्व में उस समय शासन कर रहा था। एलेक्जेंडर को कुछ विद्वान एपिरस या इपाइरस का राजा एलेक्जेंडर तथा कुछ विद्वान इसे कारिंथ का राजा अलेक्जेंडर मानते हैं। इसी शिलालेख में 13वें शिलालेख में वह बताते हैं कि जहां देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुंचे वहां के लोग भी धर्मानुशासन, धर्म विधान तथा धर्म प्रचार की प्रसिद्धि सुनकर उनका अनुसरण करते थे। ऐसे स्थानों से तात्पर्य चीन और बर्मा का है। लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विशेष सफलता मिली। अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहां के शासक तिस्य को बौद्ध धर्म की दीक्षा कराई तथा तिस्य ने संभवतः इसे राजधर्म मतलब कि सभी राज्य की जो जनता है वो इस धर्म को अपनाएंगे बना लिया और स्वयं अशोक का अनुसरण करते हुए उसने भी देवा नाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की। फिर अशोक का जो धम्म था उसका विस्तार कर ले। धम्म जो है मुख्यतः वो प्राकृत भाषा है तथा संस्कृत शब्द जो है वो धर्म का पर्यायवाची है। ठीक है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का वर्णन अशोक के दूसरे व 7वें सेकंड एंड 7 लेख में मिलता है। धम्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ के यहीं से लिया गया है। सिगालोबाद सूत्र, ठीक है, सिगालोबाद सूत्र। फिर अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है। नैतिक उन्नति के लिए, ठीक है, इथिकल डेवलपमेंट। अशोक ने बिहार यात्राओं की जगह पर धर्म यात्राओं की शुरुआत की। चैत्य वो होता है जहां पूजा किया जाता है और बिहार वो होता है जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो यहां पे यही क्लियर किया जाता है कि अशोक भिक्षुओं के पास जाने की जगह अब बौद्ध धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के लिए यात्रा की है, इसलिए धर्म यात्रा कहा जाता है। फिर अशोक की विदेश नीति क्या थी? अशोक की धम्म नीति ने उनकी विदेश नीति को भी प्रभावित किया तथा उसने अपने पड़ोसियों के साथ शांति एवं सह-अस्तित्व के सिद्धांत के आधार पर अपने संबंध स्थापित किए। उसने साम्राज्य के पश्चिम एवं दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों के साथ राजनीतिक एवं मैत्री संबंध स्थापित किए। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस जो अशोक के समकालीन थे ने उनके दरबार में अपना राजदूत भेजा था। उसने 5 यवन राज्यों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। इनका मुख्य उद्देश्य सम्राट की धम्म नीति के बारे में वहां के लोगों को बताना था। यहाँ भी अशोक ने राजदूत भेजे थे धम्म के प्रचार करने के लिए, ठीक है। फिर दूसरे शिलालेख में अशोक बताते हैं कि उसने यवन राज्यों में मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था कराई। उसने दक्षिणी सीमा पर स्थित 4 तमिल राज्यों जैसे घोल, पांड्य, सतियपुर और केरलपुत तथा ताम्रपर्ण में भी अपने धर्म प्रचार किए। अशोक अपने पड़ोसी राज्यों में शांति, सहिष्णुता एवं बंधुत्व के आधार पर मधुर संबंध बनाए रखने के लिए उत्सुक थे। अपने आखिरी दिनों में सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक का शासनकाल जितना ही गौरवशाली था उनका अंत उतना ही दुखद था। अपने आखिरी दिनों में अशोक राजकीय कोष, ठीक है, राजकीय कोष से बड़े पैमाने पर धन बौद्ध संघ को देने लगे जिसका आमात्यों ने विरोध किया। एक बार जब वह कुक्कुटाराम बिहार को कोई बड़ा उपहार देने वाले थे तो उनके आमात्यों ने राजकुमार संप्रति को उनके खिलाफ भड़काया। संप्रति ने भांडागारिक को सम्राट को आज्ञा अनुसार कोई भी धनराशि संघ को नहीं देने का आदेश किया। सम्राट के निर्वाह हेतु दी जाने वाली धनराशि में भी भारी कटौती कर दी गई। अंत में निर्वाह के लिए केवल आधा आंवला दिया जाने लगा, ठीक है। वो एक राजा थे और उनकी संपत्ति नहीं दी जाने लगी।
अशोक का प्रशासन के ऊपर वास्तविक नियंत्रण नहीं रहा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में इस महान सम्राट का अंत हो गया। तिब्बती लेखक तारानाथ और चीनी यात्री हुएनसांग। तिब्बती लेखक जो थे तारानाथ इसी समय थे, और चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आए थे, ने भी कुछ कुछ संशोधन किया, इस मत को समर्थन किया। कुछ दंत कथाओं के अनुसार अशोक ने संभवतः 269 ईसा पूर्व के लगभग अपने, ये सभी जगह लगभग सेम ही है, कि राज्याभिषेक किया और कुल मिलाकर 37 वर्षों तक शासन किया। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश का महानतम शासक थे। उनके शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय, ये याद रखिएगा, हम सब तीनों पढ़ चुके हैं एक एक करके, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा एवं अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजे। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा। ठीक है। अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों को आर्थिक अनुदान देना और सुविधाएं प्रदान करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। वहीं न्याय प्रशासन के लिए, ये छोटे छोटे वर्ड ही बहुत ज्यादा पीटी में आते हैं, जैसे कि न्याय प्रशासन के लिए जो रखे गए अधिकारी उसे राजुक कहा जाता था। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। अभी इसमें बहुत से वर्ड आएंगे। अशोक के काल में हमेशा बहुत ज्यादा वर्ड रहते हैं, एंशियंट और मिडाइवल दोनों में बहुत ज्यादा वर्ड होते हैं, और उसे एक डायरी बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है यूपीएससी के भी पीटी में और स्टेट पीसीएस के भी पीटी में। तो पशुवध पर रोक लगा दी गई धम्म की नीति के अनुसार। उसने पशुवध पर रोक लगाई। धम्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव तथा सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की तरफ उसको एक आदर्श प्रस्तुत किया और सभी जनता के कल्याण के लिए जितना हो सकता है वो बेहतर कार्य किए। शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंध आदि जैसे सिद्धांतों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रिम स्थान देकर अशोक ने एक महान शासक के रूप में इतिहास में अपनी छवि बनाई। कुछ इतिहासकारों ने अशोक की आलोचना इस आधार पर की है कि उनकी नीति से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। इन विद्वानों के अनुसार अशोक की शांति प्रिय नीति ने साम्राज्य के सैन्य बल को नष्ट कर दिया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उनके झुकाव ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। यहाँ दो बातें, शांति प्रिय नीति से जहां सैन्य इनका समाप्त हो गया, सैन्य शक्ति, वहीं बौद्ध धर्म में झुकाव से ब्राह्मण जो थे जाति उनसे रुष्ट हो गए। ये दोनों कारण मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन कौन से कारण और सहायक थे, परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन में कुछ और कारण थे। अशोक के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, ये सारे पॉइंट्स लिखिएगा, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रांतपतियों के अत्याचार और उनके विरुद्ध विद्रोह, हिंदू यूनानी शासकों के आक्रमण, फिर साम्राज्य की विशालता आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होने लगा। 184 ईसा पूर्व में अंतिम, ये याद रखिएगा, मौर्य शासक जो थे वो बृहद्रथ थे, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना की थी, ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया। फिर सम्राट अशोक के अब तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। यह अभिलेख उनकी साम्राज्य सीमा के निर्धारण के साथ साथ उनके धर्म प्रशासन संबंधी, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म यात्राओं की शुरुआत की, इससे संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध है, क्योंकि उन्होंने पत्थरों में और दीवारों में अनेक प्रकार की कृतियां खुदवाई थी। अशोक के शिलालेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है। महत्वपूर्ण बात की जानकारी देने में काफी मदद करते हैं। जो गुर्जरा का लघु शिलालेख है, उसके बाद मास्की का लघु शिलालेख, केवल ये 2 ऐसे धर्मलेख हैं जिसमें अशोक का नाम पाया गया है। अशोक के अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख और अभिलेख। अशोक के चतुर्दश शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध ये शिलालेख 14 विभिन्न समूह हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए, जैसे में शाहबाजगढ़ी जो पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, खरोष्टी लिपि में है। ठीक है,
उसके बाद मानसेहरा जो हजारा पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है, जो खरोष्टी लिपि में है। कालसी देहरादून जो पश्चिमी उत्तराखंड में स्थित है, वो ब्राह्मी लिपि में है। गिरनार काठियावाड़ जो गुजरात में जूनागढ़ के समीप स्थित है, जो ब्राह्मी लिपि में है। वहीं धौली जो उड़ीसा, कम से कम यह स्थान के नाम और राज्य के नाम भी याद रखिएगा तो भी बहुत है, ठीक है। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, जो ब्राह्मी लिपि में उनके शिलालेख पाए गए हैं। फिर जीगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है, वो भी ब्राह्मी लिपि में है। फिर येरागुड़ी जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, ये भी ब्राह्मी लिपि में है। सिर्फ ये दोनों थे खरोष्टी लिपि में, याद रखिएगा, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है यही खरोष्टी लिपि में थे। बाकी जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। फिर सापारा जो महाराष्ट्र के बाना या ठाणे जिले में स्थित है, वो ब्राह्मी लिपि में है। अब लघु शिलालेख, ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, और इसलिए इसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त होते हैं, जैसे रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। फिर गुर्जरा जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। सासाराम बिहार, भाड़ू जो बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। वहीं मास्की, मास्की का नाम बहुत ज्यादा आती है, ये देखिए कर्नाटका के रायचूर जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। वहीं सिद्धपुर जो ब्रह्मगिरी से 1 मील पश्चिम में स्थित है। वहीं जटिग रामेश्वर ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। येरागुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। उसके बाद गबी मठ मैसूर में है, कर्नाटका में। उसके बाद पालकी गुड, ये भी कर्नाटका में है। फिर राजूक मंडगिरी, ये आंध्र प्रदेश में है। और अहरोर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। अब देख लेते हैं लघु शिलालेख। शारो मारो ये महडौल है, ये लघु शिलालेख है, ठीक है, ये एमपी में है। पंडुहरिया जो ये भी एमपी में है। नेतूर नामक स्थान से लघु शिलालेख की 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई है। एक अन्य लेख उडेगोलम जो बेल्लारी कर्नाटक से मिला है। वहीं पनगुडरिया जो सीहोर मध्य प्रदेश से अशोक का लघु शिलालेख केडी वाजपेयी को मिला है। वहीं कर्नाटक के गुलमर्ग जिले में स्थित सन्नाती नामक स्थान से अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त किया गया है, जिसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में खोजा, ठीक है। उसके बाद स्तंभ लेख जो अशोक का था, उसे सप्त स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो स्तंभ लेख जो था, सप्त स्तंभ लेख के अंतर्गत लेखों की संख्या हालांकि 7 थी, इसमें 7 लेख थे, ठीक है, परंतु यह 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्णित किया गया था। ये 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर बनाए गए थे। दिल्ली टोपरा, यह प्रारंभ में अंबाला और सिसवा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा याद रखिएगा। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्णित हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्णित हैं। ये याद रखिएगा, इस पे 7 अभिलेख है, इसी कारण से सप्त स्तंभ लेख कहा जाता है। वहीं दिल्ली मेरठ में, यह मेरठ में स्थित है, बाद में इसे भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। फिर लौरिया अरेज, यह स्तंभ बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। वहीं लौरिया नंदनगढ़, यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मठिया के पास लौरिया नंदनगढ़ स्थित है। वहीं रामपुरवा, यह स्तंभ लेख भी चंपारण में 3 अभिलेख हो गए। उसके बाद प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी जो वर्तमान में कोशम में था, उसके बाद अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद किले में रखवाया गया। ये इतना अच्छा था कि आने वाले राजा ने इसे प्रतिस्थापित करवाया, ठीक है, जिससे उनके शासन का साख बढ़ सके। फिर लघु स्तंभ लेख, अशोक के राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्णित है, उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थान मिलते हैं। सांची जो मध्य प्रदेश में, सारनाथ में इस तरह का बना हुआ है, वाराणसी में है, कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप कोशम। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आ चुका है, रुमिनदेई जो नेपाल की तराई में परारिया ग्राम में समीप है। फिर निगलीब जो है निगली सागर नामक बड़े सरोवर के तट पर, यह भी नेपाल में, ये दोनों नेपाल में है, रुमिनदेव और निगलीब।
वहीं कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देते हैं। वहीं कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों अशोक की रानी जो करुवाकी, इसे ही हर लेख में मिलता है, इसी रानी का नाम मिलता है, ठीक है, करुवाकी या कौरवाकी द्वारा दान किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी और प्रयागराज में जो स्तंभ मिले हैं वहां से, ठीक है, इसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। अशोक के 6 स्तंभ लेखों में उल्लिखित बातें, जैसे पहला स्तंभ लेख में लिखा हुआ था धर्म के प्रति निष्ठा, दूसरा स्तंभ लेख में लिखा था धर्म के गुण, तीसरा में लिखा था बुराई की चेतना रखना, चतुर्थ में लिखा था राजुक नामक अधिकारियों के जो न्याय के लिए कार्य करते थे, न्याय के अधिकारी थे, ठीक है, राजुक। वहीं पंचम जो था वो पशु पक्षी वध को नियंत्रित करता था। वहीं षष्टम जो था धर्म प्रचार हेतु उपाय और सभी धर्मों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता था। वहीं शिलालेखों और अभिलेखों में उत्कीर्णित महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे ये देखिए, ये रोमन देई का स्तंभ का ये फिगर है, ठीक है, जिसमें लिखा गया है अशोक द्वारा कि तीय राजा को अपनी अच्छाइयों और इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है, ठीक है। फिर निगलिब के लेख में कणक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा की गई। शिलालेखों अभिलेखों में उत्कीर्णन की मुख्य बातें क्या हैं, तो धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्णित नहीं किए गए हैं, बल्कि जो धौली और जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्णित नहीं किए गए हैं, बल्कि 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं, ठीक है। इसे एक पृथक लेख खुदाया गया जिसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है, जिसे धौली तथा जौगढ़ के अभिलेखों में लिखा हुआ मिलता है। इसका क्लियर मतलब है सभी मनुष्य जो हैं वो मेरी संतान है, मतलब कि भगवान की संतान है। गिरनार लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों तथा पशुओं के लिए अलग अलग, ये भी याद रखें, इसके अभिलेख इतने सारे हैं ना, और सारे इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में रोटेट होता रहता है ये एग्जाम, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कंधार अभिलेख, उसके प्रभाव से बहेलियों और मछुआरों ने भी जीव हिंसा को त्याग दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 अभिलेख का वर्णन है, गिरनार लेख जिसमें मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा का व्यवस्था किया गया, वही कंधार अभिलेख में मछुआरों से भी जीव हत्या त्यागवा दिए, ठीक है। उसके बाद रुमिनदेई अभिलेख और इलाहाबाद स्तंभ लेख। रुमिनदेई अभिलेख जो था एकमात्र अभिलेख है जिसमें कराधान का वर्णन है, ठीक है, जो टैक्स लगाया जाता था उसका वर्णन है रुमिनदेई अभिलेख। अभिषेक के 20वें वर्ष 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो 20वां वर्ष 249, ठीक है, में अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा हुई और वहां भूमि करू घटाकर 1/8 कर देगा। डी.आर. भंडारण ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। अशोक के प्राय सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे मिलते हैं, परंतु शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है, जबकि तक्षशिला तथा लघुमान के प्राप्त अभिलेख अरमाइक में, मतलब कि जो जिस क्षेत्र में भाषा का प्रचार हो रहा है ना, जो आसानी से स्थानीय लोगों को समझाया जा सकता है जिस भाषा में, उसी भाषा में वहां का अभिलेख लिखा गया है, ठीक है। इसमें मुख्य बात यही है। फिर कांधार के पास शेरपुना नामक स्थान से प्राप्त जो अभिलेख है वहां यूनानी तथा अरमाइक लिपि में लिखा गया। मास्की, गुर्जर, नेतुर तथा उडेगोलम के लेखों को इसमें अशोक का नाम मिलता है, किसमें, मास्की, जो कर्नाटका में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। फिर इलाहाबाद स्तंभ लेख पर अशोक के अतिरिक्त यहाँ पे इलाहाबाद जो स्तंभ है, यहाँ पे इसकी मुख्य बात यह है कि यहाँ पे अशोक तो है ही, अशोक का वर्णन है ही, उसके बाद समुद्रगुप्त और अकबर, उनके भी दरबारी जो बीरबल थे उनके बारे में भी बहुत सी बातें लिखी हुई है। भारूशिला लेख, अशोक ने बौद्ध त्रिरत्नों में विश्वास प्रकट की एवं इसी में अशोक के धम्म का उल्लेख भी मिलता है। अब देख लिए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें, ये इसीलिए इंपॉर्टेंस से रखता है कि 13वां जो शिलालेख है अशोक का, इसमें पूर्णतः कलिंग का ही वर्णन किया गया है।
तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया। अशोक के स्तंभ में उत्कीर्णित प्रमुख कृतियां जो है ये भी याद रखिएगा। बसाड़ स्तंभ जिसमें सिंह की स्मृतियां बनी हुई है, वो शंकिशा जिसमें हाथी है, ठीक है। उसके बाद रामपुरबा जिसमें सांड और लौरिया नंदनगढ़ सिंह, इसमें सांड के साथ साथ लौरिया नंदनगढ़ का सिंह भी है। फिर सांची, वहां भी 4 सिंह है, जिसमें आप देखते हैं चारों तरफ जो है 3 ही दिखता है लेकिन एक पीछे भी होता है। सारनाथ में 4 सिंह, एक फिगर भी मैं दिया हूं इस लेक्चर में, तो उसे भी देख सकते हैं। फिर सारनाथ स्तंभ पर गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृतियां भी विराजमान है। जो नीचे जो होता है यहाँ पे बहुत तरह के स्मृतियां पाए गए हैं। वही ब्राह्मी लिपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे अभी जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। वही खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है। वही परंतु अशोक के एर्रागुडी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखा गया है। ये याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि नॉर्मली जो होता है वो बाएं से दाएं लिखा जाता था, जैसे हम लोग अभी वर्तमान में लिखते हैं। लेकिन अशोक के काल में, अशोक का जो एरंगुटी का शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है, ये महत्वपूर्ण है। फिर 5वें स्तंभ शिलालेख में अशोक विभिन्न जानवरों के वध करने, जंगल जलाने एवं जीव दूसरे जीव को खिलाने, कुछ निश्चित दिनों के लिए मछली मारने, जानवर का वध करने, पशुओं और घोड़ों को दागने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस लेख में उल्लेख है कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष तथा 25 बार कैदियों को रिहा किया गया। यह 5वां अभिलेख। अब देख लेते हैं अशोक का सबसे लंबा जो स्तंभ लेख है वो 7वां लेख है, और सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है वो ये रुम्मीन है, रुम्मीनदेई अभिलेख है। अशोक सांची, सारनाथ और कौशाम्बी में अपने लघु स्तंभ लेखों में अपने महामात्रों को संग भेद रोकने का भी आदेश देते हैं। भानु अभिलेख जो है वस्त्रोत्फेदन तरीके से लिखा गया है, तथा ये गूगल कर लीजिएगा वस्त्रोत्फेदन क्या होता है, जिससे कि क्लियर रहे। इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा, प्रियदर्शी राजा मगध कहा है। वहीं भाब्रू शिलालेख एकमात्र शिलालेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है। ये पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है, ठीक है। अशोक के शिलालेख में उनकी रानी, ये हर जगह सिर्फ एक ही रानी का ही वर्णन किया गया है, कारुबाकी और पुत्र तीवर, ठीक है। वो बस एक जगह वर्णन किया गया है, धर्म के प्रचार करने के लिए उसके पुत्र और पुत्री श्रीलंका गए थे, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा। और बाकी जितने भी इनके शिलालेख हैं उसमें सिर्फ उनकी पत्नी कारुबाकी और पुत्र तीवर का ही उल्लेख किया गया। अशोक के द्वारा अकाल के समय किए गए उपायों का भी महास्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, तथा शाहगौर अभिलेख में इसका वर्णन, अकाल का वर्णन जो है वो शाहगौर अभिलेख में है। अशोक के अभिलेख की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी, उस समय आम जनता की भाषा थी। अशोक के प्रांतों की राजधानी का उल्लेख धौली तथा गौड़ के शिलालेखों में मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे एकदम रट जाइएगा, ठीक है। इसमें पहला शिलालेख है जानवरों के मारने और निरर्थक उत्सव पर प्रतिबंध, प्रतिदिन केवल 2 मोर और दूसरा एक हिरणशाही रसोई के लिए मारे जाने का आदेश दिया। वहीं द्वितीय में चिकित्सीय मिशन सभी दिशाओं में भेजे गए, वृक्ष लगाए गए, सड़कों का निर्माण कराया गया और कुएं खोदे गए। तीसरे में युक्ति, रज्जुक और प्रादेशिक को प्रत्येक 5वें साल राज्य में निरीक्षण करने के लिए कहा जाने लगा और धम्म का प्रचार करने के लिए कहा गया। फिर चौथे शिलालेख में भेरी घोष का स्थान धम्म घोष द्वारा लिया गया। फिर 5वें शिलालेख में शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। फिर 6ठे अभिलेख में वह हर समय कहीं भी और किसी मामले के जल्दी निपटारे के लिए उपलब्ध थे। वहीं 7वें में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान। 8वें में धम्म यात्राओं का वर्णन, अशोक द्वारा बोध गया का वर्णन। फिर 9वें शिलालेख में धम्म के अलावा सभी रीतियां जो है वो व्यर्थ है, धम्म में दासों और नौकरों के प्रति आदर। फिर 10वें में वह प्रसिद्धि का आकांक्षा नहीं करते थे, लोग सिर्फ धम्म का पालन करें।
11वें शिलालेख में दान पर बल दिया गया है। 12वें शिलालेख में अशोक द्वारा धम्म की सार बुद्धि पर जोर दिया गया है। फिर 13वें शिलालेख में कलिंग पर विजय, 1 लाख मारे गए और इसके कई गुना लोग की जीवन तबाह हो गई, जिसमें टॉलमी, एंटीगोनटस, मावा, एंटियोकस, चोल, चेर, पांड्या, कंपोज, गांधार का उल्लेख है। इसमें मेनली 13वां कलिंग के युद्ध का उल्लेख किया गया। 14वां में प्रजा के प्रति पितृव्रत का प्रेम। ठीक है, बहुत लंबा हो गया है आज का लेक्चर, क्योंकि मैं चाह रहा था ना अशोक का शुरुआत से अंत पूरा खत्म कर दिया जाए, जिससे कि मौर्य पूरा साम्राज्य खत्म हो जाए। तो धैर्य रखिएगा थोड़ा। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्णित मिले हैं, जिसमें अशोक द्वारा अजीबक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान दिए जाने की वर्णन की गई है। ठीक है, गया के बराबर की पहाड़ियां, इससे यह भी याद रहेगा कि गया में पहाड़ी, अभी हाल में बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि गया में कौन सी पहाड़ी है। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात लगभग 3 सदियों से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। अंततः 184 ईसा पूर्व के लगभग इस साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता। इसमें प्रख्यात इतिहासकार ने प्रशासन के संगठन तथा राज्य एवं राष्ट्र की अवधारणा को ही मौर्य साम्राज्य के पतन का सर्वाधिक कारण बताया है। मौर्यकालीन जो कला और संस्कृति थी, मौर्य काल में कला और साहित्य जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रगति की। मौर्य काल में कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाले विद्वान थे। ठीक है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता था या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। याद रखिए तीनों नाम, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र जो उनकी रचना थी, इसमें राजनीति की बातें की गई थी। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि इसमें अर्थशास्त्र की बात की गई है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य जो थे वो पाणिनि थे। उनकी रचना जो था अष्टाध्यायी इसी काल में महत्वपूर्ण कृति थी। ठीक है, मौर्य काल में ही था। वहीं मीमांसा और वेदांत जो फिलॉसफी में है, पर टिप्पणियां लिखने वाला उपदार्श और चिकित्सा शास्त्री चरक जो था इस काल के अन्य महान विभूति थे। ठीक है, चरक भी इसी काल में था। इस काल में स्थापत्य कला का उन्नत अवस्था था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का भी वर्णन किया। वहीं पटना के कुम्भरार में मौर्यकालीन राजप्रसाद के जो अवशेष मिले हैं, उनमें एकाश्म गोलाकार स्तंभ अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। वहीं मौर्यकालीन वास्तुकला शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इसी शैली के ऊंचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेख के प्रचार हेतु बनवाए गए। अब पत्थर को चमकाने की कला इस काल में अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। पत्थर को कैसे चमकाया जाता है, इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है पटना सिटी में दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी देवी का मूर्ति। राजगीर की सोन भंडार गुफा और गया के समीप बराबर पहाड़ियों की गुफा भी मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे। वहीं मौर्यकालीन प्रमुख मूर्ति जो है वो मणिभद्रयक्ष ग्वालियर से, 2 स्त्रियां बेशनगर से, यह मथुरा के परखम गांव से तथा यक्षिणी दीदारगंज से। ये 2 मूर्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, जो बिहार में है, बिहार से रिलेटेड ही तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अभिलेख के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा द्वारा, अभिलेख का जो प्रेरणा मिला था वो ईरानी राजा डेरियस से मिला था। अभिलेख में अशोक को देवानाम प्रिय कहा जाता है, देवानाम प्रियदर्शी, जिसे उपाधियों से भी विभूषित किया था। अशोक स्तंभ की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में श्री पाद्रेटी फेंथेला से ने की थी, जबकि नाम इनके अभिलेख को पढ़ने वाला जो सबसे पहले पढ़ने में सफल हुआ था वो जेम्स प्रिस्पे था।
खोज इसने किया था, लेकिन पढ़ा था जेम्स प्रिस्पे ने, जो 1837 में। वही मौर्यकालीन प्रशासन, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। कौटिल्य द्वारा कृत अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के लिए 18 विभागों का उल्लेख है, जिसे तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ के अध्ययन को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। अब देख लेते हैं मौर्य काल के प्रमुख विभाग अध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए 29 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिसमें से कुछ का उल्लेख यहाँ पे है नीचे, ठीक है। जिसमें पणयाध्यक्ष कहा जाता था वाणिज्य अधीक्षक को, उसके बाद पौत्पाध्यक्ष कहा जाता था माप तौल के अधीक्षक को, शुल्काध्यक्ष कहा जाता था मार्ग कर अधीक्षक, नाव के लिए नौकाधीक्षक, संस्थाध्यक्ष बाजार, शुराध्यक्ष मदिरा, आकाराध्यक्ष खान अध्यक्ष, लोहा नमक के लिए नमक अधीक्षक, सूत्राध्यक्ष मतलब कि राज्य के व्यवसायों का अध्यक्ष, वहीं गणिकाध्यक्ष जो वेश्याओं का अध्यक्ष था, जो मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने वाला था वेश्याओं के लिए, ठीक है। वहीं लक्षणाध्यक्ष जो था वह एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी था, वो एरिस्टनोमोई जो नगर का अधिकारी था। प्रतिवेदित जो था वो सम्राट को सूचना देने वाला अधिकारी था। रूप दर्शक जो था मुद्राओं का परीक्षण करने वाला तथा आय व्यय का लेख रखने वाला था। वही विविताध्यक्ष जो था वो चरागाह क्षेत्र का अधिकारी था। वही जो आखिरी था इतिझक महामात्र जो नारियों का अध्यक्ष था। ये सब कम से कम 3-4 बार ही पढ़ना है, 3-4 बार पढ़िए, एक आध पेज में कभी लिख लीजिए, याद हो जाएगा। ऐसे इतना याद रहता भी नहीं है मेंस के समय में। फिर मौर्य साम्राज्य के प्रांत। मौर्यकालीन प्रांत जो है वो मंडलों में, मंडल जिलों में तथा जिला स्थानीय निकाय में बटे हुए थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन होता था। ऐसे याद रखिएगा, मंडल, जिला, फिर स्थानीय निकाय, और यहाँ पे इस तरह से याद करिएगा, स्थानिक, समाहर्ता और गोप। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो मौर्य काल में थी, गोप थी, जो 10 गांव का शासन संभालती थी, ठीक है। तो प्रांत देख लेते हैं। उत्तरापथ जो पाकिस्तान में अभी वर्तमान स्थिति में, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। प्राच्य जो मध्य क्षेत्र था बिहार, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अवंती जो मध्य प्रदेश में था, उसका राजधानी उज्जैनी। और कलिंग जो दक्षिणी उड़ीसा में क्षेत्र था, उसकी राजधानी उस समय तोशाली थी। दक्षिणापथ जो था वो आंध्र प्रदेश में, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी था। अब नगर का शासन प्रबंधन देख लेते हैं। अब नगर का शासन प्रबंधन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में बटा था। प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य होते थे। इन समितियों के कार्य निम्नवत थे। प्रथम समिति जो था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। इतना अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इनका प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्लानिंग था वो बहुत अच्छा था मौर्य काल का। इसी के लिए मौर्य काल के साम्राज्य में चौतरफा विकास हुआ, ठीक है। कला के क्षेत्र में भी, राज्य का भी विस्तार हुआ, उनकी समृद्धि भी बढ़ी, धार्मिक क्षेत्र में विस्तार हुआ, यही कारण था। फिर द्वितीय समितियां जो थी वो विदेशों की देखरेख के लिए थी। वो वहीं तृतीय समितियां जन्म एवं मरण का लेखा जोखा रखती थी। चौथी समितियां व्यापार और वाणिज्य का लेखा जोखा रखती थी। वहीं पांचवी समितियां जो थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। वहीं षष्ठी समितियां जो थी विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री करके रूप में वसूलती थी। वहीं सैन्य विभाग 6 समितियां जो थी, प्रत्येक में 5 सदस्य थे, में विभक्त थे। ये समितियां पैदल, ये सैन्य विभाग के लिए स्पेशली था। पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी पे जो सेना रहते थे, रथ पे सेना, नौसेना तथा सैनिक आयात, इनके लिए अलग अलग समितियां थी, ठीक है। फिर सैनिक प्रबंधन और न्याय। तो सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतपाल जो सैनिक प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार था। फिर सम्राट स्वयं न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। निचले स्तर पर ग्राम जो था, ग्राम न्यायालय था। इसके ऊपर संग्रहण, फिर द्रोणमुख,
स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्रा का केंद्रीय न्यायालय था। सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे, धर्म स्थलीय और कंटक शोधक, मतलब कि धर्म में सिर्फ फौजदारी केस लड़े जाते थे, सिविल केस, और उसके बाद कंटक शोध में क्रिमिनल केसेस लड़े जाते थे। जैसे धर्म स्थायी न्यायालय दीवानी अदालतें थी, उन जबकि कंटक शोधन अदालतें जो थी वो फौजदारी अदालतें थी। अर्थशास्त्र का संपूर्ण चौथा अध्याय जो है कंटक शोधन अदालत विषय पर लिखा गया है। मेगास्थनीज ने कहा है कि भारतीयों के पास कोई भी लिखित कानून नहीं थी। मेगास्थनीज का वर्णन है इंडिका में, ठीक है, उनके पुस्तक का नाम है। तो मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योग का संचालन भी स्वयं करता है, जैसे खान, नमक, अस्त्र शस्त्र का व्यवसाय आदि। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित, मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। उन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता है, ठीक है। स्वाम्य से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध होता था। ये स्वाम्य शब्द याद रखिएगा। स्वाम्य से भूमि पर किसी व्यक्ति का अधिकार सिद्ध होता था, मतलब मान लीजिए रजिस्ट्री कागज, ठीक है, उसे भूमि क्रय विक्रय का भी अधिकार था। लोग जब स्वयं सिक्का बनाते थे तो उन्हें राज्य को 13.5% ब्याज, रूपिका और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था जब स्वयं सिक्का बना लेते थे। यहाँ स्वयं भी सिक्का बना सकते थे इस राज्य में, ठीक है, मौर्य काल में। तो मौर्य काल में चांदी की आहत मुद्राएं भी प्रचलित थी। इन पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मोहर अंकित थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र। यहाँ से सवाल बनता है कि सिक्का में किस तरह के चिन्ह है। फिर निजी खेती करने वाला राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। जो लोग अपने ही जमीन पे खेती करते थे उनके फसल का 1/6 भाग राजा को दिया जाता था। बलि भी एक प्रकार का भू राजस्व था, ये भी याद रखिएगा। बलि जो था वो भी एक प्रकार का भू राजस्व था, जबकि हिरण्य नामक कर जो था वो अनाज के रूप में नहीं, नगद दिया जाता था, ये याद रखिएगा, नगद। वाणिक कर, नाव व पतन कर, चारागाहों व सड़कों पर कर, अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी करता था, ये याद रखिएगा, सीता अध्यक्ष। राजकीय भूमि मतलब कि सरकारी भूमि कह सकते हैं, जिससे होने वाली आय को सीता कहा जाता था। उसके बाद भूस्वामी को क्षेत्रक और काश्तकर को उपवास कहा जाता है। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन करना सेतुबंध कहलाता है। सिंचाई हेतु अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है। सिंचाई के लिए अलग से भी लिया जाता था कर, जिसमें 1/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। पिंड कर, पूरे गांव से एक बार जो कर वसूला जाता था, पिंड कर। इस तरह पिंड मतलब गांव हो गया और कर इसको अलग कर दीजिए तो हो गया पिंड कर। जबकि विविध जो था वो पशुओं की रक्षा के लिए किया जाता था। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को विशिष्ट कहा गया है। वहीं माप तौल का निरीक्षण प्रत्येक 4 महीने पर किया जाता था और कम तौलने वाले को दंड दिया जाता था। वहीं देसी वस्तुओं पर 4% बिक्री कर लिया जाता था तथा आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। लगभग 40 वर्षों के शासन के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। उसके बाद के 50 वर्षों तक उसके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चलता रहा। अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल जो मगध का शासक बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा जाता है। धर्म विवर्धन उस समय जलिक कश्मीर का शासक था। अशोक का ही पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। वहीं कुणाल के अंधे होने के कारण मगध का शासन उसके पुत्र संप्रति, यही जो था ना, उस समय अशोक को एक निश्चित धन देने से मना कर दिया था और अशोक को वहां पे आधा आंवला खाना पड़ा था, ठीक है। तो ये किसका पुत्र था? कुणाल का। तो कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। अशोक ने नागार्जुनी गुफा आजीविकों को दान में दे दी थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नागार्जुनी गुफा जो था वो आजीविकों को दान में दे दिया था।
तो ये पूरा का पूरा अशोक का स्टार्टिंग टू एंड हो गया, ठीक है। अब बस मौर्योत्तर बिहार पढ़ेंगे और हमारा एंशियंट खत्म हो जाएगा, जैन बौद्ध अलग से पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे, बौद्ध अलग जैन अलग, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।